हेलो गाइस। नमस्कार। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ब्लैक बोर्ड बाबा पर। तो अभी एक एकदम फ्रेश न्यूज़ निकल के आई है कि जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे केपी शर्मा ओली, जिन्होंने अभी मंडे को रिज़ाइन किया था बिकॉज वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाए थे, अब उनको फिर से नेपाल का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो अब आप बोलोगे कि सर ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रेलेवेंट है, ये तो नेपाल की न्यूज़ हुई। तो यहाँ पे देखो, जब ये फिर से प्राइम मिनिस्टर बनाए गए तो जो नेपाल का अपोजिशन है, ठीक है, जो नेपाल की अपोजिशन पार्टी है, वो यहाँ पे एलिगेशंस लगा रही है कि यहाँ पे इंडिया का रोल बीच में हो रहा है। ठीक है, इंडिया मीडिएट कर रहा है। इंडिया नहीं चाहता है कि ओली यहाँ पे प्राइम मिनिस्टरशिप से हटें, इसीलिए इंडिया इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ये यहाँ पे ओली का सॉरी यहाँ पे जो अपोजिशन है उसका कहना है। ठीक है, तो इस इशू को हम पूरा देखेंगे आज, कैसे ये इंडिया नेपाल रिलेशंस को अफेक्ट करेगा, इंडिया का क्या रोल है यहाँ पे। उसको देखने से पहले अभी हम पूरा न्यूज़ को समझते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की ये न्यूज़ है कि जो केपी शर्मा ओली हैं, अभी उनको फिर से प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। अब ये प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया, तो मंडे को यहाँ पे इन्होंने मेजॉरिटी वोट कंडक्ट कराया था इनकी पार्लियामेंट में, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, बहुमत साबित करने में ये फेल हो गए थे, जिसकी वजह से इनको रिज़ाइन करना पड़ा। अब जब ओली ने यहाँ पे रिज़ाइन किया, उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट थी यहाँ पे, भंडारी जी, इन्होंने क्या है, तो इन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने यहाँ पे बोला कि जो अपोजिशन पार्टी रहेगी, ठीक है, जो अपोजिशन पार्टी है, उनके पास थर्सडे यानी आज गुरुवार 9 बजे तक का टाइम था कि वो आके यहाँ पे बहुमत साबित करें और एक कोई सरकार बनाए। लेकिन अपोजिशन में फैक्शंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से अपोजिशन में भी एकदम यहाँ पे दरार पड़ी हुई है, सब एक साथ नहीं थे, तो ये मेजॉरिटी यहाँ पे प्रूव नहीं कर पाए, नई सरकार नहीं बना पाए। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या है, आर्टिकल 78(3) का यूज़ करके, ठीक है, जो नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन है, कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसका जो लीडर है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। अब क्या होगा, तो अब यहाँ पे जो ओली है, इनको 30 दिन के अंदर, इनको 30 डेज के अंदर क्या करना है, यहाँ पे अपनी मेजॉरिटी को प्रूफ करना है। ठीक है, 30 दिन के अंदर इनको अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करनी है कि ये यहाँ पे इनके पास बहुमत है। अगर ये मेजॉरिटी प्रूफ कर देते हैं तो सरकार कंटिन्यू रखेंगे। इन केस अगर ये मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाए तो यहाँ पे फिर इलेक्शन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम पूरे इंसिडेंट्स को आपको समझना हो तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, पहले एक इसका बैकग्राउंड समझेंगे, फिर आएंगे हम इंडिया नेपाल वाले रिलेशंस पे। तो देखो, जो दिसंबर का महीना था लास्ट ईयर 2020 में, उस टाइम पे क्या हुआ, ये जो यहाँ पे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो है, जिसके हेड हैं केपी शर्मा ओली, यहाँ पे इनके जो पार्टी है, इसमें यहाँ पे क्या होते हैं, फैक्शंस डिवाइड हो जाते हैं, पार्टी के अंदर ही गुटबाजी चल रही होती है, लोगों में बनती नहीं है। तो इस वजह से क्या है, जो ओली है वो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे भंडारी, उनको रिकमेंड करते हैं कि आप जो हाउस है, ठीक है, उसको डिसॉल्व कर दीजिए। जैसे हमारे लोकसभा को भंग कर दिया जाता है और फिर से चुनाव होते हैं, तो ऐसे ही ये बोलते हैं कि जो वहाँ का लोअर हाउस है उसको डिसॉल्व कर दिया जाए और एक फ्रेश इलेक्शन यहाँ पे कंडक्ट कराए जाए। ठीक है, तो इलेक्शंस की डेट दी जाती है अप्रैल और मई में। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट आ गया एक, तो अप्रैल और मई में इलेक्शन की डेट दी जाती है। लेकिन क्या होता है, फिर यहाँ पे केस पहुंचता है वहां के सुप्रीम कोर्ट पे, या फिर जो वहां का हाईएस्ट कोर्ट है वहां पे, और वो यहाँ पे जो इनका डिसीजन था हाउस को डिसॉल्व करने का, इसको खारिज कर देता है, बोलता है ये डिसीजन आपका गलत है और यहाँ पे अब आप फ्रेश पोल्स नहीं करा सकते हो, फिर से सरकार को यहाँ पे बनाने को बोलता है। अब जैसे ही ये सरकार आती है तो जो अपोजिशन पार्टी है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला देती है, यहाँ पे इनको मेजॉरिटी प्रूफ करने को बोलती है, और मंडे को इसी मेजॉरिटी को केपी शर्मा ओली यहाँ पे प्रूव नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से इनको रिजाइन देना पड़ा। अब जब इन्होंने रिजाइन दिया, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे रिजाइन देने के बाद अपोजिशन को बोला जाता है कि आप लोग आए यहाँ पे अपोजिशन से और सरकार बनाएं। ठीक है, लेकिन अपोजिशन भी सरकार बनाने में फेलियर है। क्यों, जैसे अगर हम नेपाल का एक रफली हमें गणित समझना हो, मैं समझनी हो किस तरीके से, तो देखो आप यहाँ पे देखो, जो नेपाल में टोटल सीट्स हैं वो है 271, 271 है, 136 पे यहाँ पे मेजोरिटी होती है, जिसमें से अगर हम बात करें तो 121 सीट, 121 सीट्स ये तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के पास है, जो कि ओली के पास है।
ठीक है। अब अगर हम बात करें अपोजिशन की तो 61 सीट है यहाँ पे नेपाली कांग्रेस के पास, एनसी के पास, जिसके हेड है शेर बहादुर देउवा। इसके बाद अगर हम सेकंड बात करें तो 49 जो सीट्स हैं ये हैं आपके पास कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट के पास, जिसके हेड है पुष्प कमल दहल प्रचंड। ठीक है, जिनकी वजह से ही ये बोला जा रहा है कि ये पूरा इंसिडेंट कंडक्ट कराया जा रहा है। इसके बाद एक पार्टी है जेएसपी करके, ठीक है, जेएसपी करके। इसमें एक फैक्शन उपेंद्र यादव के सपोर्ट में किसके अंडर चला गया, यहाँ पे उपेंद्र यादव का जो सपोर्ट है ये अपोजिशन को फेवर कर रहा था। और इसी पार्टी का जो दूसरा फैक्शन है जो कि है महंता ठाकुर के अंदर, ठीक है, महंत ठाकुर इसको लीड कर रहे हैं। इन्होंने सपोर्ट किया है किसको, ओली को। तो इस पार्टी में फैक्शन हुआ। तो इनिशियली ये एनसी सीपीएन जेएसपी मिलके सरकार बनाने का सोच रहे थे, लेकिन अब जेएसपी में फैक्शन हो गए, इस वजह से अपोजिशन अपने वोट को प्रूव नहीं कर पाई। तो यहाँ पे जैसा आप सबको दिख रहा होगा, जैसे ये टेलीग्राफ की एक न्यूज़ है कि कोरोना वायरस यहाँ पे भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लास्ट मंथ ही जो ओली थे, जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी दिया हुआ था ब्रिटेन में कि यहाँ पे नेपाल को जो अदर कंट्रीज़ हैं उनकी ज़रूरत है, यहाँ पे कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इवन अगर पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 47% है, मतलब अगर 100 लोगों की टेस्टिंग हो रही है तो उसमें से 47 कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो ऐसे केस में यहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत थी। आगे क्या हो सकता है, पहले इसी केस को अगर हम डिस्कस करें तो देखो 30 दिन में ओली यहाँ पे चाहे तो अपनी सरकार को बचा सकते हैं, यहाँ पे बहुमत साबित करके। एक तरीका ये भी हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पे ओली चाहे तो फिर से हाउस को डिसॉल्व करें और 6 महीने में इलेक्शन करा सकते हैं, जो कि पेंडेमिक को देख के लगता है कि इलेक्शन तो अभी पॉसिबल नहीं है, कि इलेक्शन तो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये दो केसेस अभी ओली के पास बच रहे हैं। अब यहाँ पे जो निकल के आ रहा है आपको कि जो ओली है उसको फिर से लाया है किसने, इंडिया ने। ऐसा बोला है किसने, अपोजिशन ने। ऐसे स्टेटमेंट नेपाल के अपोजिशन से आ रहे हैं कि इंडिया यहाँ पे मदद कर रहा है ओली में। तो कुछ हम फैक्टर्स को देखते हैं पहले। जैसे ये न्यूज़ आप लोगों को याद होगी, ये मैंने द वायर से ली हुई है, लेकिन ये कुछ दिन पुरानी न्यूज़ है कि नेपाल ने अपना एक नया मैप निकाला था जिसमें 3 डिस्प्यूटेड एरियाज थे, लिपू लेक वाला, काला पानी वाला, जिसको उन्होंने क्या है अपना पार्ट बता दिया था। ये डिस्प्यूटेड एरियाज को उन्होंने अपना पार्ट बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ओली की हम बात करें तो ये शुरू से ही एंटी इंडिया रहे हैं। ठीक है, एंटी इंडिया से मेरा मतलब क्या है, पहली बार देखो इंडिया को यहाँ पे बहुत संभल के जाना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार जब इंडिया ने मीडिएशन की थी 2015 में तो हमें ब्लॉकेड फेस करना पड़ा था। और उसके बाद क्या हुआ था, इंडिया और नेपाल के बीच में रिलेशन बहुत खराब हो गए थे। और इसी ब्लॉकेड में, ठीक है, ये आपको कुछ पिक्चर्स जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे ये आपको देखा होगा, इसी ब्लॉकेड में क्या हुआ था कि जो ओली हैं, ठीक है, इसी ब्लॉकेड में ओली ने अपने आप को एंटी इंडिया बताया। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, ब्लॉकेड में अपने आप को एंटी इंडिया बता के जो आगे इंडिया अगेंस्ट सेंटीमेंट थे उस लहर पे जाके ये इलेक्शन जीते थे। तो ये स्टार्टिंग से ही यहाँ पे एंटी इंडिया रहे हैं। ठीक है, ये चाइना के फेवर में रहे। इवन जब इनको मेजॉरिटी नहीं मिली तो ओली और यहाँ पे प्रचंड दोनों के बीच में यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि चाइना ने मीडिएशन कंडक्ट कराया था कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट और नेपाली कांग्रेस एक दोनों साथ आए, इस वजह से दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। तो पहला पॉइंट तो ये होता है। दूसरा अगर हम देखें तो जो ओली है वो लेफ्ट विंग लीडर हैं, ओली लेफ्ट विंग लीडर हैं यहाँ पे। ठीक है, लेफ्ट विंग के, जबकि यहाँ पे जो मोदी है इंडिया के उनको राइट विंग लीडर कंसीडर किया जाता है। इस वजह से भी इन दोनों के बीच में टसल है। ठीक है, तो इस वजह से फिर काला पानी, लिपू लेक, ये वाले इश्यूज तो हैं ही। फिर जो ब्लॉकेड वाला पार्ट था 2015 में हुआ, तो उसके बाद अब इंडिया ऐसा कोई स्टेप तो लेगा नहीं कि फिर से ये चीज़ें फेस करनी पड़े। ठीक है, तो इंडिया अभी क्या है, ऑब्जर्वेशन मोड पे, ना वो किसी को सपोर्ट कर रहा है ना किसी का अपोज कर रहा है। यहाँ पे जो बोला गया है कि इंडिया को अपोजिशन जो बोल रहा है वहाँ का कि इंडिया ने सपोर्ट किया। अब ये एलिगेशंस क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि एक पार्टी है यहाँ पे जिसका नाम है जेएसपी। ठीक है, तो जेएसपी, इसका मैंने बताया एक फैक्शन कौन थे, महंता ठाकुर। ठीक है, महंता ठाकुर। तो जो महंता ठाकुर थे ब्लॉकेड के टाइम पे इन्होंने इंडिया का एकदम खुल के अपोज किया हुआ था, लेकिन
अब ये जो महंता ठाकुर हैं ये इंडिया के फेवर में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये ओली को यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है कि महंता ठाकुर के ओली के साथ आने में कहीं ना कहीं इंडिया और यहाँ पे नेपाल की रिलेशन बीइंग ओली प्राइम मिनिस्टर अब और बेटर हो सकती हैं। तो अगर ये होता है ऐसा तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ओली शुरू से ही प्रो चाइना रहे हैं, एंटी इंडिया रहे, लेकिन अगर उनकी सरकार बसती है और उसके बाद वो प्रो इंडिया हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए अच्छा स्टेप होने वाला है। बाकी इंडिया को इस पॉइंट पे अभी कोई भी स्टेप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम ब्लॉकेट जैसे हुआ था और टोटली एंटी इंडियन सेंटीमेंट्स वहां पे हो गए थे। सेकंड थिंग, ये इंटरनल मैटर है वहाँ का, तो उन्हें अपने अकॉर्डिंग ही डील करना चाहिए। लेकिन अगर चाइना का यहाँ पे मीडिएशन आता है या कुछ होता है जैसे लास्ट टाइम हुआ है, तो देन इंडिया को स्टेप लेने की ज़रूरत है। तो ये हमने पूरा अपना केस देखा आज कि केपी शर्मा ओली को जब फिर से प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया तो इंडिया पे इसका क्या इफेक्ट होगा, वो हमने सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, ठीक है, अगर अब जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।